ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप इंडिया में रह के यूएस स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं या फिर मैं कहूँ कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपके गेन्स को कम कर सकती हैं और आने वाले समय में आपकी जो टेंशन है, जो सिरदर्दी है, उसको बढ़ा सकती हैं। देखिए, यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना आसान है और आपको ये इन्वेस्टमेंट्स करनी भी चाहिए। बस कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल आपको यहाँ पर ज़रूर रखना चाहिए। तो बात करते हैं 6 ऐसी ही कॉमन मिस्टेक्स की। तो ज़्यादा समय मैं आपका यहाँ पर नहीं लूँगा, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पर आती है इग्नोरिंग करेंसी रिस्क। जब इंडिया से पैसा बाहर इन्वेस्ट करने की बात आती है, यानी कि ऑब्वियसली आप जो ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो आईएनआर की बजाय किसी और करेंसी में कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, तो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करके आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं मिलते हैं। एक और चीज़ है जो यहाँ पर डिपेंड करती है और वो है करेंसी का मूवमेंट। यानी कि यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के केस में आपको जो यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हैं वो मिलते हैं यूएस स्टॉक की परफॉर्मेंस प्लस यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट। इस चीज़ को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए यूएस स्टॉक्स में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं वहाँ से आपको रिटर्न्स मिलते हैं 12% के। इसी के साथ साथ अगर मैं यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर के मूवमेंट की बात करता हूँ तो इसी बीच यूएस डॉलर में जो स्ट्रेंथनिंग होती है आईएनआर के मुकाबले, लेट्स से वो होती है 3% की। तो आपके जो इफेक्टिव रिटर्न्स यहाँ पर बन जाते हैं वो बन जाते हैं 12% प्लस 3%, यानी कि इफेक्टिव रिटर्न्स आपके बन जाते हैं 15% के। सेम इसी का अगर मैं रिवर्स एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि अगेन 3 साल की ड्यूरेशन में आपको जो यूएस स्टॉक से रिटर्न्स मिलते हैं वो हैं 12% के, और इसी ड्यूरेशन में आईएनआर स्ट्रेंथन हो जाता है, यूएस डॉलर वीक पड़ जाता है बाय 3%। तो आपके जो इफेक्टिव रिटर्न्स यहाँ पर बनेंगे वो हैं 12% माइनस 3%, यानी कि 9% के। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को आप शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स या फिर किसी स्पेकुलेशन की तरह लेकर ना चलें। आपको यहाँ पर लंबे समय के लिए, यानी कि एटलीस्ट 5 से 7 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये जो करेंसी में मूवमेंट आता है, जो वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ये स्मूथ आउट हो जाती है। आपको यहाँ पर ग्रोथ अच्छी मिलती है और जो बेसिक आपका पर्पस था जो कि था डाइवर्सिफिकेशन का, उसका पर्पस भी यहाँ पर अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है जिसको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है ओवर पेइंग ऑन प्लेटफॉर्म एंड फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस। देखिए, जब इंडिया में बैठे-बैठे यूएस स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स में एज़ इट इज़ जाके इन्वेस्ट हो जाती हैं। जस्ट लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडिया से बैठे-बैठे यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के केस में ऐसा नहीं होता है। आपका पैसा यहाँ पर मल्टीपल लेयर से होके गुजरता है और हर लेयर पे कोई ना कोई चार्ज, कोई ना कोई फी, यूएस गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह-वगैरह बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला चार्ज आपका जो लगता है वो है करेंसी कन्वर्जन चार्ज, उसके बाद आता है एक्सचेंज चार्ज, ब्रोकरेज या फिर ट्रेडिंग की फी, प्लेटफॉर्म चार्जेस, बैंक एंड रेमिटेंस चार्जेस और रिवर्स कन्वर्जन चार्जेस, यानी कि रिडेम्पशन के टाइम पे जब आप यूएस स्टॉक अकाउंट से अपना पैसा इंडियन स्टॉक अकाउंट में मूव करते हैं, उस टाइम पर भी आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ कट लग सकता है। अगर आप इंडिविजुअली इन चार्जेस को देखेंगे तो मे बी ये चार्जेस आपको बहुत छोटे-छोटे लगें, लेकिन कंबाइनली ये चार्जेस आपके जो इफेक्टिव रिटर्न्स हैं उनको कम कर सकते हैं। तो जो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस हैं और जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं, ये तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, इनसे आप नहीं बच सकते। इवन इंडियन स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में या फिर म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा भी एज इट इज़ आपके स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाता। यहाँ पर भी गवर्नमेंट चार्जेस या फिर स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। लेकिन एक चार्ज जो यहाँ पर आप मिनिमाइज कर सकते हैं वो है ब्रोकरेज की फ़ी, प्लेटफॉर्म की फ़ी, यूएस स्टॉक अकाउंट ओपनिंग फ़ी या फिर विड्रॉल चार्जेस, जो कि काफ़ी हैवी होते हैं, इनसे आप बच सकते हैं। तो एक जो ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पर लगता है वो है आईएनडी मनी। मैं इसको खुद अपनी यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यूज़ करता हूँ। आईएनडी मनी यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही सिंपल और ईजी बना देता है। आप यहाँ पर फ्री में यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको बस अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है और ये प्रोसेस मेरे ख्याल से हार्डली 10 से 15 मिनट लेता होगा। तो आप बहुत ईज़िली और सिंपल तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप आईएनडी मनी के अंदर यूएस स्टॉक्स का जो टैब है, जैसे कि मैं अभी इस टैब पर हूँ, आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एक्सप्लोर पे, तो एक्सप्लोर पे आप यहाँ पर डिफरेंट स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं थोड़ा-सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मुझे टॉप गेनर्स मिल जाते हैं और मैं नीचे आता हूँ तो प्रेशियस मेटल्स के जो ईटीएफ्स हैं वो मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है,
प्लैटिनम है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। और थोड़ा-सा नीचे मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मुझे यहाँ पर टॉप स्मॉल कैप गेनर्स मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं, अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कलेक्शन का यहाँ पर एक पूरा सेक्शन है, जहाँ पर आप एआई स्टॉक्स, कंज्यूमर ब्रांड्स, डिविडेंड स्टॉक्स, टेक ईटीएफ्स और दूसरे जो डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस भी बहुत आसान है। जिस भी स्टॉक को आपको बाय करना है, आप उस पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर डिफरेंट बटन्स मिल जाएँगे, बाय, सेल, एसआईपी। तो आपको यहाँ पर बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है। आप यहाँ पर डॉलर अमाउंट चूज़ कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो डॉलर अमाउंट में जितने भी डॉलर से आप ये शेयर बाय करना चाहते हैं, उस अमाउंट को आपको यहाँ पर एंटर करना है और सिंपली बाय बटन पे क्लिक करके आपको अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। बाइंग के बाद बाइंग का जो कंफर्मेशन है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ऑब्वियसली ये जो काम आपको करना है, वो यूएस स्टॉक मार्केट आवर्स में ही करना है। तो जैसे हमने बाइंग का प्रोसेस देखा है, सेल करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर माई स्टॉक्स में जाता हूँ और माई स्टॉक्स में जिस भी स्टॉक को मैं सेल करना चाहता हूँ, उस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं सेल पे क्लिक करूँगा और जितना भी अमाउंट का शेयर मैं सेल करना चाहता हूँ या फिर नंबर ऑफ शेयर्स मैं सेल करना चाहता हूँ, वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक अमाउंट डाल देता हूँ और मैं प्लेस सेल ऑर्डर पे जब क्लिक करूँगा, तो मेरा सेल का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। किसी स्टॉक को सेल करने के बाद जो पैसा आता है, वो आपका जो यूएस स्टॉक अकाउंट है, उसमें क्रेडिट हो जाएगा। यूएस स्टॉक अकाउंट से अगर आप इस पैसे को फर्दर विड्रॉ करना चाहते हैं अपने इंडियन बैंक अकाउंट में, तो आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि 2 से 4 वर्किंग डेज़ में आपके इंडियन बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है, जो आपके मन में ज़रूर आना चाहिए, वो है कि बाइंग और सेलिंग के टाइम पे यहाँ पर क्या-क्या चार्जेज़ लगते हैं? कोई हिडन फीस यहाँ पर लगती है या नहीं? तो ब्रोकरेज चार्जेस जो आईएनडी मनी पे आपको पे करने पड़ते हैं बाइंग और सेलिंग के टाइम पे, पर ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ पर लगता है 0.25% का, जिसकी अपर कैपिंग है $25 की। यानी कि अगर अमाउंट आपका छोटा है तो 0.25% आपको पे करने पड़ते हैं, अगर अमाउंट आपका बहुत बड़ा है तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर $25 पे करने पड़ते हैं पर ट्रांजैक्शन। इसके साथ-साथ जो एक और फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ती है, वो है यूएस स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस, जो कि नियर अबाउट 0.12% के आसपास के होते हैं। इसके अलावा जो और दूसरे चार्जेस होते हैं, जैसे कि एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या फिर यूएस स्टॉक अकाउंट ओपनिंग चार्जेस या कोई दूसरी मेंटेनेंस फी, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं लगता। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन जब आप यूएस स्टॉक अकाउंट से अपने इंडियन बैंक अकाउंट में अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर भी किसी भी तरह का चार्ज या फिर कोई भी हिडन फीस नहीं लगती है। तीसरा पॉइंट आता है ओवर कंसंट्रेटिंग इन पॉपुलर टेक स्टॉक्स। तो मोस्टली जब यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो मोटे मोटे सबकी जुबान पर रहते हैं, जैसे कि एप्पल है, टेस्ला है, एनवीडिया है, मेटा, गूगल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे टेक स्टॉक्स हैं। लेकिन एक चीज जो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कंप्लीटली मिस कर जाते हैं, वो है प्रॉपर सेक्टर एलोकेशन। तो एक काम तो आपने यहाँ पर अच्छा कर दिया कि इंडियन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया कि आप यहाँ पर यूएस स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने आए। लेकिन विद इन यूएस स्टॉक्स भी अगर आप प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, एक ही सेक्टर में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को रख देंगे, तो ये भी आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो जब प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है, तो खाली टेक सेक्टर थोड़ी है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर है, बैंकिंग है, एंटरटेनमेंट है, ट्रैवल है, इनके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे और बड़े स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, बात को समझिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ये टेक स्टॉक्स हैं, यानी कि एप्पल, गूगल, मेटा, एनवीडिया, ये सब ग्रो नहीं करेंगे। ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है, फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी ये स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। और अपनी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने ये वीडियो देखी है, तो इस वीडियो में मैंने इन सभी स्टॉक्स की बात की थी। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि क्योंकि ये एक ही सेक्टर को बिलॉन्ग करते हैं और एक सेक्टर लंबे समय के लिए स्टैग्नेंट रह सकता है, साइडवेज रह सकता है, और बाय एनी चांस अगर टेक सेक्टर में करेक्शन आता है, तो आपको एक ही सेक्टर में एलोकेशन की वजह से यहाँ पर भारी नुकसान भी हो सकता है। तो अगेन, अगर आप और दूसरे सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आईडी मनी ऐप पे आपको दिखाया था कि अगर मैं स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लोर बाय कलेक्शन दिख जाता है। आप एआई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कंज्यूमर ब्रांड, डिविडेंड स्टॉक्स। लेट्स से अगर मैं सेलिब्रिटी स्टॉक्स की ही बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी दूसरे अच्छे पॉपुलर स्टॉक्स हैं, इनके नाम भी आपने सुने होंगे। जैसे कि अगर मैं कोका कोला कंपनी की बात करता हूँ, अगर मैं सिटी ग्रुप की बात करता हूँ, वीज़ा की बात करता हूँ, जनरल मोटर्स है, और भी ऐसे बहुत से पॉपुलर स्टॉक्स आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए मिल जाएंगे। कंज्यूमर ब्रांड्स में भी काफ़ी स्टॉक्स यहाँ पर आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि पेपैल होल्डिंग है, शॉपिफाई, नाइक एटसेट्रा, तो ऐसे बहुत से पॉपुलर स्टॉक्स हैं। फोर्थ पॉइंट आता है नॉट यूजिंग ईटीएस फॉर ब्रॉड एक्सपोजर।
तो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अ सिंगल सेक्टर, और खास तौर पे अगर हम स्टॉक पिकिंग की बात करते हैं तो सही स्टॉक पिक कर पाना मे बी सबके लिए पॉसिबल ना हो। प्लस इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करके उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना, सही एलोकेशन करना, यहाँ पर भी आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए जो एक अच्छा सोल्यूशन यहाँ पर है कि इंस्टेड ऑफ पिकिंग सिंगल सिंगल स्टॉक्स और उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना, आप सीधे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या फिर मैं कहूँ बास्केट ऑफ स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिनको कहते हैं ईटीएफ्स। ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बेसिकली ये वो फंड्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली लाइव मार्केट में बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो ईटीएफ्स में एक्सपोजर होना आपके लिए अच्छा है क्योंकि ये मल्टीपल बेनिफिट्स आपको देता है, जैसे कि इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है, लोअर वोलेटिलिटी आपको मिलती है और लोअर ट्रैकिंग या फिर मॉनिटरिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो बहुत से पॉपुलर ईटीएफ्स हैं, जैसे कि अगर मैं टॉप 500 कंपनीज को ट्रैक करने का जो ईटीएफ है वो है S&P 500 ईटीएफ, और भी दूसरे ईटीएफ्स, इवन टोटल मार्केट ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी ईटीएफ्स जिनकी मैंने बात की है ये ब्रॉडर मार्केट ईटीएफ्स हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। इवन अगर मैं मेटल ईटीएफ्स की बात करता हूँ, जैसे कि एक्सप्लोर करेक्शन जो सेक्शन था इसके अंदर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मेटल ईटीएफ्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, यूरेनियम, कॉपर, प्लैटिनम, इन सभी ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिन्होंने रिसेंटली ही अपने ऑल टाइम हाइज बनाए हैं। रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट्स अभी रिसेंटली ही यहाँ पर देखने को मिली हैं, जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आईएनडी मनी के थ्रू आप जो यूएस बेस्ड जो मेटल ईटीएफ्स हैं, जैसे कि प्लैटिनम ईटीएफ है, इनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इवन अपनी एसआईपी भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर किसी भी ईटीएफ या इवन किसी स्टॉक की एक यूनिट बाय करने की बजाय उन स्टॉक में अपनी फ्रैक्शंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन्हें 100 रुपीज से बाय कर सकते हैं या फिर एज लो एज 500 रुपीज से अपनी एसआईपी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और वो एग्जैक्टली कौन से ईटीएफ्स हैं जिनमें लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं S&P 500 की बात कर रहा था, नास्डैक 100 की बात कर रहा था। अगर आप एग्जैक्टली ईटीएफ्स के नाम जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने इन सभी चीज़ों को कवर किया था, आप जाके इस वीडियो को डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट आता है नो एग्जिट और रीबैलेंसिंग प्लान। मोस्टली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स बस अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लगातार इंक्रीज करते रहते हैं जब भी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। मार्केट में अगर डिप आता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर या फिर स्टॉक में अगर अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है, तो वो लगातार अपने एलोकेशंस को बढ़ाते रहते हैं, बिना इस चीज़ को सोचे कि जो वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इन्हें रिव्यू, रीबैलेंस या फिर रिडीम कब करना है। अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि डिप्स पे या फिर करेक्शन पे किसी स्टॉक या ईटीएफ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना या फिर किसी अमाउंट को टॉप अप करना, इसमें कुछ परेशानी है, नहीं। मैं यहाँ पर ओवरऑल एलोकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल एलोकेशन की बात करता हूँ, लेट्स से आपने ये डिसाइड किया कि जो इंडियन इक्विटी है उसमें आप अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन रखेंगे 80% का, और जो बचा हुआ 20% है उसको आप एलोकेट करेंगे यूएस की इक्विटी में। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आपके जो इंडियन इक्विटी में आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आउट परफॉर्म करेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स आपके यूएस स्टॉक पोर्टफोलियो को, या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि जो आपका यूएस स्टॉक पोर्टफोलियो है वो आउट परफॉर्म करेगा आपके इंडियन स्टॉक पोर्टफोलियो को। लेट्स से ये होता है 3 इयर्स के ड्यूरेशन में। तो केस कुछ भी हो, आपने जो यहाँ पर एलोकेशन डिसाइड किया था 80% का या 20% का, अगर मैं खासतौर पे यूएस स्टॉक एलोकेशन की बात करता हूँ, तो ये जो एलोकेशन है 20% का, ये ऊपर नीचे आपका हो जाएगा। तो अगर आप अपने जो आपका यूएस स्टॉक पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंस नहीं करते हैं, तो अगेन अगले 3 साल में या फिर 5 साल में ये जो एलोकेशन है ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा जो एलोकेशन आपने यहाँ पर डिसाइड किया था। मे बी वो 30% हो जाए या मे बी वो गिर के 10% 15% ही हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जिन भी यूएस स्टॉक्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या ईटीएफ्स में आप जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इनको भी टाइम टू टाइम रिव्यू करना ज़रूरी है। आप ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, भले ही वो स्टॉक या फिर वो कंपनी फंडामेंटली कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी वेल एस्टेब्लिश्ड ही क्यों ना हो। खैर, बात करते हैं एलोकेशन की। तो ये जो आपने एलोकेशन रखा है 80-20% का जो आपने डिसाइड किया है, इस एलोकेशन को एज इट इज मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। किसी भी केस में आपका ये एलोकेशन अगर प्लस माइनस 3% या 5% होता है तो जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। लास्ट चीज ये है कि आपके पास यहाँ पर एक एग्जिट प्लान होना चाहिए कि यूएस स्टॉक मार्केट में जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनको आपको पार्शियल रिडीम करना है या फिर फुल रिडीम करना है, जो भी करना है वो एग्जैक्टली कब करना है। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आई या फिर ग्लोबल मार्केट में कुछ भी उथल पुथल होती है तो आप पैनिक में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर दें, बिना इन चीज़ों को ध्यान में दिए। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि यूएस डॉलर और आईएनआर का जो आपस में वैल्यूएशन है वो क्या है। देखिए, मैं चीज़ों को यहाँ पर ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता कि आप भी सोचें कि यार ये पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम है यूएस स्टॉक इक्विटी को मेंटेन करना या इंडियन स्टॉक इक्विटी को मेंटेन करना। बस एज एन अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए, जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको चीज़ों से अवेयर करवाता हूँ, तो मेरा इन चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी है
जिससे कि आप ब्लाइंडली बस अपनी इन्वेस्टमेंट्स ना करते रहें, दिमाग के कोने में कहीं न कहीं ये सभी चीज़ें आपके पास प्रेज़ेंट होनी चाहिए। सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट आ जाता है टू मच एलोकेशन इन यूएस स्टॉक्स। अभी मैं जस्ट इस पॉइंट से पहले ही एलोकेशन की बात कर रहा था, तो अगेन यहाँ पर एक मिस्टेक जो खास तौर पे बिगिनर इन्वेस्टर्स करते हैं, वो ये कि अपने एलोकेशन को इंडियन स्टॉक मार्केट के एलोकेशन से ज़्यादा बढ़ाकर कर लेते हैं यूएस स्टॉक मार्केट में। यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लेट्स से उन्होंने एलोकेशन रखा 40% का या 50% का और 50% एलोकेशन रख लिया यूएस स्टॉक मार्केट में। देखिए, यूएस स्टॉक्स में अपना पैसा डालना मोर ऑफ कंट्री स्पेसिफिक जो रिस्क होता है, उसकी हेजिंग के लिए होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल पोर्टफोलियो की बात कर रहा था, मतलब जितना मुझे समझ में आता है, एक रिकमेंडेड जो पोर्टफोलियो होता है, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में और यूएस स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो ये रेशियो आपका 80-20 के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि 80% एलोकेशन आपका इंडियन स्टॉक मार्केट में होना चाहिए और 20% एलोकेशन अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में रखते हैं, तो वो मोर देन इनफ है। मतलब 20% से ज़्यादा एलोकेशन पर्सनली मैं भी कभी नहीं रखूंगा और ना ही कभी किसी को ऐसा करने के लिए सजेस्ट करूंगा। और जैसे कि मैं इस वीडियो में जो डिफरेंट पॉइंट्स थे, वहां पर मैं बात कर रहा था और डिफरेंट रिस्क की, जैसे कि यूएस डॉलर टू आईएनआर का जो मूवमेंट है, जो फ्लक्चुएशन है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, यूएस मार्केट का, क्योंकि आप इक्विटी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो उसका अपना एक रिस्क है। और प्लेटफॉर्म चार्जेस भले ही वो कम है, लेकिन प्लेटफॉर्म चार्जेस तो है ना, तो जितना अमाउंट आप इंडिया से बाहर अपना बढ़ाते चले जाएंगे, ये जो चार्जेस हैं भले ही छोटे चार्जेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले रिटर्न्स को जरूर इम्पैक्ट करेंगे। तो रिटर्न्स के लालच में या फिर किसी भी लालच में कि उस पर्टिकुलर स्टॉक ने पिछले एक साल में 100% के या 150% के रिटर्न्स दिए हैं, ऐसे किसी लालच में अगर आप अपना एलोकेशन ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ये आपके लिए रिस्की है। मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर एलोकेशन यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो सभी 6 पॉइंट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप कहीं न कहीं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएँ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।